सो स्टूडेंट्स, अपन रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने जो चीजें पढ़ी हुई उनको फटाफट रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ब्रांच है जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं अबाउट द चार्ज और चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो अपन कहते हैं इट इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। गेटिंग? ठीक है, अब चार्ज है वो दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये दोनों नाम कन्वेंशनली लिए हुए हैं। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड टेकन देम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्ज रिपेल्स ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये अट्रैक्ट करेंगे और ये रिपेल करेंगे। ठीक है, बड़ी बेसिक चीजें हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी अपन रिपीट कर देते हैं एक बार। ठीक है, फिर इसके बाद अपन चलते हैं चार्ज का जो यूनिट होता है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलॉम। कूलॉम, ठीक है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलॉम। ठीक है, इसके अलावा चार्ज के और जो दूसरी यूनिट होते हैं, जैसे अपन कहते हैं स्टैट कूलॉम, तो हम कहते हैं 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलॉम। ठीक है, और फिर हम कहते हैं 1 एब्सोल्यूट कूलॉम, तो 1 एब्सोल्यूट कूलॉम इज इक्वल टू 10 कूलॉम। और इसके बाद अपन कहते हैं एक यूनिट और अपन लेते हैं चार्ज का, जिसे कहते हैं फैराडे। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 9500 कूलॉम। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट्स हैं चार्ज की। कूलॉम, ये कूलॉम और स्टैट कूलॉम में रिलेशन है। ये एब्सोल्यूट कूलॉम और कूलॉम में रिलेशन है, और ये फैराडे और कूलॉम में रिलेशन है। ठीक है, आप चाहे तो इनको याद रख सकते हैं। अब चार्ज की यूनिट्स के बाद अपन मूव करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि नेचर में जितने भी फ्री चार्ज पाए जाते हैं, नेचर में कोई भी किसी भी बॉडी पर अगर कोई चार्ज है, ठीक है, या हम कहें कि कोई भी फ्री चार्ज है, तो उसका वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। तो कोई भी चार्ज होगा उसको अपन क्या लिखेंगे? n इंटू ई। ठीक है, अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पर n क्या है? इंटीजर, इनफैक्ट पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि बॉडीज पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, या हम कहें कि बॉडीज पर चार्ज कैसे आता है। तो हम कहें जैसे यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, तो इस पर अपन चार्ज का ट्रांसफर कैसे करते हैं, या हम चार्ज को कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर किसी बॉडी को, या हम कहें जैसे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ही क्यों होता है, तो हम कहेंगे हम वो किसी भी बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना है ये हमेशा इंटीजर में ही होगा। कि इसी को मान लीजिए हमने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, 15 इलेक्ट्रॉन दिए, 25 इलेक्ट्रॉन दिए, 30 इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, कभी ऐसा होगा कि हमने किसी को 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए? नहीं होगा ना। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, ठीक है, तो ये बॉडी कैसे हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। ये बॉडी कैसे हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया।
किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का अगर डिफिशियंसी हो गया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, अब हम बात करते हैं मास का, कि किसी बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं, चार्ज उससे लेते हैं, तो मास पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए समझिए कि नेगेटिव चार्ज देने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करेंगे तो इस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करेंगे तो इस बॉडी का कुछ मास कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज अगर हम किसी बॉडी को देते हैं तो उसका मास डिक्रीज करता है, और किसी बॉडी को अगर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उसका मास इंक्रीज करता है। ठीक है, तो चार्ज का पहला प्रॉपर्टी था। ठीक है, हम चार्ज की मेन प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरी बात करते हैं कि जो चार्ज की वैल्यू है वो मोशन पर डिपेंड नहीं करती है, अनलाइक मास, लाइक मास। ठीक है, जैसे अपन क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है, इसका मास कितना है m, और ये किसी वेलोसिटी v से चल रही है। ठीक है, m0 इसका रेस्ट मास है, तो मास एट वेलोसिटी v कितना होता है, m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम कहें कि कोई बॉडी है, इस पर चार्ज q0 है, और अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका चार्ज एट वेलोसिटी v कितना हो जाएंगे, q0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर। तो ये बात रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, चार्ज वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। गेट इट? समझ रहे बेटा कि ऐसा नहीं होता है, v वेलोसिटी पर भी इसका चार्ज q0 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं, ठीक है, और कुछ देर बाद आके देखें तो वो चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज उतना ही होता है। हम कहते हैं चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। गेट इट? फिर हम और प्रॉपर्टी की बात करें चार्ज की, तो हम कहते हैं कि चार्ज का एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का मतलब हुआ कि जैसे कोई बॉडी है, हमने इसको 13 कूलम चार्ज दिया, और फिर हमने इसको चार्ज दिया -4 कूलम, तो इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा, +9 कूलम। ठीक है, चार्ज कैसे नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का। अगर हम इसको और चार्ज दे दें तो हम उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि चार्ज है वो कंजर्व रहता है। किसका कंजर्व रहता है, चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज है वो कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम में हमने लिया यहाँ पर कि जैसे एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 1-2 बॉडी है। ठीक है, इस पर चार्ज कितना है x, और इस पर चार्ज कितना है से y। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है x प्लस y, ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपने अभी चार्ज रख के गए, आप 2 घंटे बाद आके देखोगे तो चार्ज का वैल्यू कितना होगा, x प्लस y ही होगा। हाँ, अगर आप इनको टच करते हैं, ठीक है, और टच करके रखते हैं, टच करके इनको अलग अलग कर देते हैं, तो ये x हो सकता है चेंज हो जाए, x चेंज होके कितना हो जाए, x डैश, y चेंज हो जाए, y चेंज होके कितना हो जाए, y डैश। बट जो टोटल चार्ज है अभी x डैश प्लस y डैश, ये x प्लस y के ही इक्वल होगा। ठीक है, चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट। गेटिंग इट? ठीक है, तो ये चार्ज की मेन प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि नेचर में पाए जाने वाला स्मॉलेस्ट चार्ज। तो हम कहते हैं नेचर में इंडिपेंडेंटली फ्री पाए जाना स्मॉलेस्ट चार्ज होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये स्मॉलेस्ट चार्ज है जो नेचर में फ्री मिलता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये नेचर में इंडिपेंडेंट मिलने वाला लोएस्ट या मिनिमम चार्ज है। ठीक है, देखो इसके अलावा भी चार्ज होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स, इससे छोटे होते हैं वो, बट वो नेचर में इंडिपेंडेंट नहीं मिलते हैं। 2 क्वार्क होते हैं, हम कहते हैं अप क्वार्क, इसकी वैल्यू क्या होती है, +2/3 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, और दूसरा होता है डाउन क्वार्क,
ये वैल्यू कितनी होती है, -1/3 टाइम्स ई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो अपन बात करते हैं कि ये जो चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो स्मॉल वैल्यू है, तो हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से स्मॉल वैल्यू भले ही है, बट ये नेचर में फ्री नहीं मिलते। तो नेचर में फ्री मिलने वाले स्मॉलेस्ट चार्ज यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन कहते हैं प्रोटॉन है, प्रोटॉन किससे मिलके बना होता है, तो जो प्रोटॉन होता है वो 2 अपक्वार्क UUD, 2 अपक्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। आप चार्ज इसमें ऐड करके चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/3e प्लस 2/3e माइनस E/3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, E। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो एक अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। आप चार्ज देख सकते हैं 2E/3 प्लस माइनस E/3, डाउन क्वार्क का चार्ज प्लस माइनस E/3, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा इस पर, 0। ठीक है, तो ये तो बात की अपन ने चार्ज के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज मैं बताया था कूलॉम्स नाम के साइंटिस्ट ने, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था कि अगर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच का सेपरेशन कितना है R, तो इनके बीच एक्ट होने वाला फोर्स, ठीक है, अभी इनके बीच का मीडियम क्या है, वैक्यूम। बीच का मीडियम क्या है, वैक्यूम, और इसको आप एयर भी कह सकते हैं, बरोबर। तो जो फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R², जहां K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये कूलम्स लॉ है। ठीक है, अगर ये चार्ज सिमिलर होंगे तो ये रिपेल करेंगे, और अगर ये चार्ज डिसिमिलर होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम चार्जेस के बीच में कोई मीडियम फिल कर देते हैं, इन चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं, तो फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना हो जाएगा, तो अपन कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ K डैश। K डैश क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर इन चार्जेस के बीच में हम कोई दूसरा मीडियम फिल कर देते हैं तो फोर्स डिक्रीज कर जाता है, तो चार्जेस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने जब चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया, जैसे हमने कहा ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, ठीक है, पहले एयर में थे, अब हमने क्या किया, इन चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से रिजल्टेंट चार्ज, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन द चार्ज चेंजेस, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो चार्ज के बीच में चेंज हो जाता है। इनफैक्ट कितना हो जाता है, 1/K डैश टाइम। K डैश क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। लेकिन हम बोले डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद भी Q1 और Q2 ये जो इंडिविजुअल चार्ज है ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे होंगे, तो हम कहेंगे ये फोर्स वही F लगा रहे होंगे। इनके बीच में अभी फोर्स कितना होगा, F ही होगा। ठीक है, हमने जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है इससे Q1 या Q2 पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम कहें Q1 पर एक तो Q2 फोर्स लगाएगा और फिर इसमें पोलराइजेशन होगा तो उसका भी फोर्स आएगा, तो Q1 पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो चेंज होगा। लेकिन हम बोले कि Q1 और Q2 दो चार्ज के बीच में
कि हम कहें Q1 Q2 पर या Q2 Q1 पर अभी कितना फोर्स लगाएगा, तो उसका आंसर वही होगा 1/4 Q1 Q2 R²। गेटिंग? ठीक है। अब देखिए अपन अलग अलग केस देखते हैं। तो हम चलिए फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। हमने कहा यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इनके बीच फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन का। ठीक है, इसका पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का पोजीशन, फोर्स का वेक्टर लिखिए, फोर्स वेक्टर लिखिए, पोजीशन वेक्टर नहीं पूछ जाता कि इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा F। ठीक है, अब यहाँ पर एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं अपन R, Q1 to Q2, वेक्टर R। ठीक है, अब हम कहेंगे कि इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ R का होल स्क्वायर। हम कहें तो क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो R के ही डायरेक्शन में होगा। तो R की डायरेक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर R की यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, बरोबर। तो ये क्या हो गया आपका फोर्स वेक्टर, ये क्या हो गया, फोर्स वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर हमें R वेक्टर लिखना है, क्योंकि R वेक्टर तो गिवन नहीं था, आपको R1 R2 दिए थे। तो आप देखिए यहां पर हम वेक्टर रूल से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R2, और वेक्टर R की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। आप R की वैल्यू यहां पर पुट करके R1 R2 के टर्म्स में रिजल्ट लिख सकते हैं। गेटिंग? ठीक है, तो इसके बाद फटाफट अपन चलते हैं अलग अलग सिस्टम पर चार्ज के। तो चार्ज के अलग अलग सिस्टम में पहले अपन बात करते हैं कि दो लीनियर चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। मान लीजिए दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव, सेम चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इनके बीच में एक थर्ड चार्ज रखा जाता है, स्मॉल q, थर्ड चार्ज रखा जाता है स्मॉल q। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो ये केस 1। तो हम कहते हैं कि इन दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इनके बीच में अपन थर्ड चार्ज लेके आए हैं Q। तो आपको फाइंड आउट करना है Q का वैल्यू, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम एनी चार्ज। ठीक है, इफ सिस्टम is in equilibrium, system is in equilibrium। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपन। तो देखिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि चार्ज मान लेते हैं कितना है, Q है, चार्ज कितना है, स्मॉल q, कितने डिस्टेंस पर रखा, x डिस्टेंस पर। ठीक है, तो अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में जब कहा जाता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि सिस्टम में जितने भी चार्ज है, सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं, 1 2 3 4 5 6 10, जितने भी चार्ज हैं, हर एक इंडिविजुअल चार्ज पर फोर्स कितना होगा, 0। तो चलिए पहले तो अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, जैसे इन दोनों के बीच क्या, जैसे हम कहें इस पर एक्ट होने वाला फोर्स अपन 0 लिख देते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से बना लेते हैं अपन। तो अपन लिखें फोर्स ऑन Q2, तो Q2 पर फोर्स कितना होगा, तो अपन लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वेक्टर प्लस फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q, इनका समेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनका समेशन कितना होना चाहिए, 0। एक तो एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन अपन इस पर नेट फोर्स 0 लिख लेते हैं। तो अपन कहेंगे नेट फोर्स ऑन Q, इस पर Q फोर्स, Q चार्ज पर नेट फोर्स। तो Q चार्ज पर अपन नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, Q चार्ज पर कौन फोर्स लगाएगा, एक तो Q1 लगाएगा, तो उसको हम कहेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन
Q ड्यू टू Q2, ये भी कितना होना चाहिए 0। अच्छा देखो ये नाम पर जाके कंफ्यूज मत होना, जैसे हम लिख रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2, तो Q2 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये लगाएगा और दूसरा ये लगाएगा, तो ये क्या लिखा है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q, तो इस पर दो ही चार्ज फोर्स लगाएंगे, उनका समेशन कितना होना चाहिए 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। दूसरी कहानी अपन क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज Q, जैसे ये वाला चार्ज Q है, इस चार्ज Q पर भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, तो Q पर इसने फोर्स कितना लगाया, तो हमने लिखा Q1, और इस पर इसने कितना फोर्स लगाया, तो अपन ने कहा F Q2। ठीक है, इनकी वैल्यूज तो आप जानते हो। ठीक है, लेकिन हमने इसको पहले सॉल्व कर रखा हुआ है और डायरेक्टली आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि यहां से जो Q की वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू कितनी होगी माइनस रूट Q1 रूट Q2 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर, बरोबर। दूसरी चीज कि जो डिस्टेंस है x की वैल्यू कितनी होगी रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r। आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि जब चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या होगा। कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, क्लास में जब हमने पढ़ा था तो उसको कैलकुलेट करके भी मैंने बताया था। अभी तो बस ऐसे मैं रिजल्ट बता रहा हूं कि अगर आपको ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कैलकुलेट करना आपको आता है, हम ये ऑलरेडी क्लास में सीख चुके हैं। आगे बढ़ो, अब हम इसमें दूसरा केस लेते हैं। तो दूसरा केस क्या होगा इसमें कि हमने कहा केस 2 कि जब 3 चार्ज है Q Q Q, ठीक है, और एक चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, एक चार्ज कहां रखा हुआ है इसके सेंटर पर। अब हमने कहा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, देन फाइंड आउट Q। ठीक है, तो देखो फिर से मैं बताता हूं कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या करेंगे, आप सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप कोई भी चार्ज लो, उस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। गेटिंग, जैसे हम इस चार्ज पर फोर्स लिखें तो इस पर भी कितना होगा नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस विल बी 0, इस पर भी नेट फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस 0, इस पर भी नेट फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस 0। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करना अपन ने पहले सीखा हुआ है। कब सीखा था, क्लास में पूरा अपन ने ड्राइव किया था इसको, और Q की वैल्यू कितनी आई थी, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूं, यही थी Q माइनस Q बाय रूट 3। कितनी आई थी वैल्यू माइनस Q बाय रूट 3। ये स्पेशल केस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर याद रह जाती चीजें तो अच्छी बात है, और अगर चीजें याद नहीं रहती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, इस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कितना है मान लीजिए x, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्री से। अब जैसे हम इस पर नेट फोर्स कितना कर देते हैं 0, तो इस पर एक फोर्स ये लगाएगा, एक फोर्स ये लगाएगा और एक फोर्स ये लगाएगा, ये होगा फोर्स ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट A, ये होगा फोर्स ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट B, और ये होगा फोर्स ड्यू टू चार्ज स्मॉल q, और ये नेट फोर्स है, इसको आपको क्या कर देना है 0। ठीक है, तो अपने आप ही आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, और चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी ये हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखिए एक केस और बनता था इसमें, याद करो कि अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, यहां पर भी चार्ज कितना है Q Q Q Q। अब आपसे पूछा जाता है कि हम सेंटर पर कितना चार्ज रखें सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो मैं फाइंड आउट करना था Q इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो याद करो यहां से Q की वैल्यू कितनी आती थी माइनस Q इंटू 2√2 प्लस 1 अपॉन 4। देखिए बेटा, ये मैं नहीं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप चीजों को मगअप कर लो,
ठीक है, या आप बिना प्रूफ किए इसको बस याद कर लो, काम हो जाएगा। हमने ये ऑलरेडी डिटेल जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे ईयर लॉन्ग बैच में, तब हमने ये सारी चीजें ड्राइव की हुई थी कि वैल्यू आती। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं तो बस आपको याद आ जाए कि वैल्यू इतनी आती थी, और ये कैसे आती है वैल्यू वो भी मैं आपको फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। जैसे हमने कहा इस पॉइंट को ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको बी बोला, ठीक है। अब हमने कहा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो कोई भी आप एक चार्ज ले लो, उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। जैसे हम ये वाला चार्ज ले लेते हैं, तो इधर फोर्स कौन अप्लाई करेगा, बी, इधर फोर्स अप्लाई कौन करेगा, डी, डी वाला चार्ज, इधर फोर्स कौन अप्लाई करेगा, डी वाला चार्ज, इधर फोर्स किसका होगा, ए का, और इधर ही फोर्स किसका होगा, ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस वगैरह आप सारे फाइंड आउट करके एफ नेट इक्वल टू कितना कर देंगे, 0। ये जो नेट फोर्स आएगा इन चारों फोर्स को ऐड करके आप 0 करेंगे तो आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू ये मिल जाएगी। गेटिंग इट? ओके, सो आगे बढ़ते हैं अभी अपन। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अपन कौन सा केस लेते हैं कि अपन ने 2 स्ट्रिंग ली हैं और उससे अपन ने एक चार्ज, 2 बॉडीज ली, एक पर चार्ज कितना है Q1 और दूसरे पर चार्ज कितना है Q2, इनको हैंग कर दिया, ठीक है। अगर हम इनके मास नेग्लेक्ट कर देते हैं, मास नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा, मास इसको नेग्लेक्ट कर दें, तो अगर हम इनके मास नेग्लेक्ट कर देंगे तो फाइनल सिचुएशन, क्या होगी बेटा कि एक चार्ज यहां चला जाएगा, दूसरा चार्ज यहां चला जाएगा, ये Q1 ये Q2, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका लेंथ L, इसका लेंथ L, ये वाला लेंथ क्या होगा L, ये वाला लेंथ क्या होगा L, दोनों के लेंथ क्या होंगे बेटा LL, और इनके बीच में जो फोर्स है, अभी फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 2L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये केस का होगा व्हेन मास इज नियरली इक्वल टू 0, जब हम मास को निगलेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो केस ही हो गया। अब देखिए दूसरा केस हटा दूं। दूसरा केस लेके चलते हैं कि ये 2 बॉडीज थे, इसका चार्ज Q1 मास M1, इसका चार्ज Q2 मास M2, ठीक है। अभी मास नेग्लेक्जिबल नहीं है, ठीक है। तो फाइनल या हम कहें इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, इनके बीच कुछ एंगल हो जाएगा, चल इनके बीच में अपन ने एंगल कितना ले लिया 2 थीटा, इनके बीच में एंगल कितना ले लिया 2 थीटा, ठीक है। और एक स्प्रिंग का सेंटर लाइन से एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। तो देखिए यहां पर कौन सा फोर्स होगा M1G, यहां पर क्या फोर्स होगा, इनके बीच का सेपरेशन आप ले लीजिए, कितना ले लेते हैं x, तो इनके बीच फोर्स कितना होगा, एक F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यहाँ पर भी F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और यहाँ पर एक फोर्स होगा टेंशन फोर्स। एक फोर्स कौन सा होगा, टेंशन फोर्स, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए आप टेंशन के कंपोनेंट कर लो, तो टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा T साइन थीटा, इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा T कॉस थीटा, ठीक है। और जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो पहला इक्वेशन कितना क्या हो जाएगा आपका, T साइन थीटा इज इक्वल टू M1G, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा T cos थीटा इज इक्वल टू Fe, और Fe का वैल्यू कितना हो जाएंगे K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। तो एक केस बनेगा, इसमें फिर आपको कुछ चीजों की वैल्यू गिवन होगी और किसी चीज की वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। सपोज आपको x गिवन है, किसी भी तरीके से स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, गिवन होंगी, ठीक है। तो हम x भी निकाल लेंगे और
ये लोग क्या पूछ लेंगे क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, स्ट्रिंग के बीच में एंगल कितना होगा 2 थीटा, या ये लोग थीटा की वैल्यू हमें दे देंगे और हमसे क्या पूछ लेंगे, हो सकता है लेंथ वगैरह या टेंशन, कोई भी चीज पूछ सकते हैं। तो बस यही 2 इक्वेशंस हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आप टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इनको डिवाइड कर दें, और अगर आप थीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं यहाँ से तो इन इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, क्या एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं अगला केस। तो अगला केस अपन लेके चलते हैं कि यहां पर मान लीजिए एक रेगुलर हेक्सागन है, एक रेगुलर हेक्सागन है और यहां पर चार्ज क्यू 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 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि यहां पर अगर हम कोई चार्ज स्मॉल क्यू रखें, यहां पर क्या रखें, नहीं यहां पर नहीं, सेंटर पर हमने क्या रखा, कोई चार्ज स्मॉल क्यू रखा, ध्यान देना। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्मॉल क्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, मैं फिर से रिकॉल कराता हूं कि जैसे चलिए हम इस पॉइंट को बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4, इसको बोल देते हैं 5, इसको बोल देते हैं 6, ठीक है। अगर इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F6 इनका जो वेक्टर सम है वो कितना आएगा, 0। अच्छा F5 छूट गया है तो प्लस F5 वेक्टर, ठीक है। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 इज इक्वल टू द माइनस टाइम फोर्स एक्टिंग ड्यू टू सिक्स्थ चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू सिक्स्थ चार्ज, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ड्यू टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा, K Q इंटू Q, चार्ज का प्रोडक्ट कितना हुआ, ये 6 और इसके बीच का फोर्स लिख रहे हैं अपन, इन दोनों के बीच का फोर्स, ठीक है। तो जैसे अगर हम कहें इसका साइड लेंथ मान लीजिए a है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो ये कितना हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर। तो हम कहेंगे फोर्स एक्टिंग ड्यू टू 5 चार्जेस, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू 5 चार्जेस ऑन स्मॉल q इज इक्वल टू, गेटिंग इट, ओके। आगे बढ़े अपन, और ये हेक्सागन के लिए ही नहीं, ये कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में हम कहें n कॉर्नर्स होंगे तो हम n-1 कॉर्नर पर चार्ज रख देंगे, ठीक है। और फिर हम पूछेंगे कि इस पर बताओ कितना फोर्स लगेगा, तो आप क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू द ऑल चार्जेस इज इक्वल टू 0, फिर फोर्स ड्यू टू द n-1 चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द nth चार्ज, और nth एक चार्ज के कारण आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, गेटिंग इट। चलिए इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं अगली कहानी, जो होगी कि व्हेन मीडियम बिटवीन the charges is different,
मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज डिफरेंट। अगला केस कौन सा लेके चलते हैं, व्हेन मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज डिफरेंट। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ऑलरेडी हम क्या कह चुके हैं कि अगर एक फोर्स क्यू, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और इनके बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K डैश। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना हो जाता है, 1/4πε0 इंटू K डैश इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हम F इज इक्वल टू F इन मीडियम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F इन वैक्यूम अपॉन K डैश। ठीक है, K डैश क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अपन कौन सा केस लेके चल रहे हैं कि जब चार्जेस के बीच, जैसे हमने कहा यहां पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है वो हमने अलग अलग मीडियम से फिल किया हुआ है। जैसे ये हमने डिस्टेंस ले लिया R1 और ये डिस्टेंस है कितना, R2। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 डैश या K1 बोल देते हैं, इसका, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, कितना है, K2। तो अब इनके बीच फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा कि इनके बीच जो नया फोर्स हो जाता है वो भी अपन ने क्लास में ड्राइव किया था, लिखा था, मैं वापस से बस रिकॉल कराता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए जो डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √K1 इंटू R1, √K1 इंटू R1, और यू कैन राइट इट एज R1 √K1 प्लस ए वाला इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा, K2 इंटू, नहीं, R2 इंटू √K2, R2 इंटू √K2 का होल स्क्वायर। तो पुराने एनालिसिस के ऊपर अपन एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमने कहा यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R। अब अपन ने क्या किया है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जिसका थिकनेस कितना है, T, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K डैश। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, K डैश। ओके, तो अब इनके बीच फोर्स कितना होगा, तो इनके बीच अपन फोर्स लिखेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। तो देखिए R माइनस T डिस्टेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 1। एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर है, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1। तो 1 इंटू, इसको अपन लिखेंगे R माइनस T इंटू √1 प्लस अपन लिखेंगे T इंटू √K डैश, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। गेटिंग इट और नॉट, ठीक है। अब देखिए फोर्स वाली कहानी से आगे बढ़ते हुए अपन चलते हैं फील्ड वाली कहानी पर। इलेक्ट्रिक